कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में ना सक्सेसफुल बनने के लिए कितना सारा काम करना पड़ता है। खुद के टारगेट, खुद के गोल, खुद के सपने, उसके बाद घर वालों के सपने, उसके बाद अपनी पार्टनर की इच्छाएं, उसके बाद में अपनी हेल्थ, बाकी सबकी हेल्थ, फिर क्या खाना है, कैसे खाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिम जाना है। ओ हो, इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि क्या बोले। मतलब इंसान कमाने पर ध्यान लगाए कि बाकी चीजों पर फोकस करे। और अगर किसी ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया है और वो खुश भी है, तो भाई जानना तो बनता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो इस समरी का नाम है समरी ऑफ इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने। तो आइए जानते हैं इस समरी के बारे में। आज के शोर शराबे और भागती हुई दुनिया में हमें शांति और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा समय भी आता है जब हम दुखी, निराश और ऐसे वक्त का सामना कर रहे होते हैं जब हमें उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हम कैसे इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, अभी तक तो हमने कुछ अचीव भी नहीं किया है। तो ऐसा क्यों है कि आपके पास एक अच्छी जॉब है फिर भी आप खुश नहीं हैं? हो सकता है कि आप अपनी लाइफ अपनी पसंद की जगह वैसे जी रहे हो जैसे दूसरे चाहते हैं। शायद आप अपने पसंद का करियर नहीं चुन पाए, आप जज किए जाने से डरते हैं और चेंज से घबराते हैं। आपको हमेशा लगता रहता है कि अपने चुने गए फील्ड में आप प्रोडक्टिव नहीं हैं और बस अपना टाइम यूं ही खराब कर रहे हैं। शायद आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि आपका लोगों पर कोई असर नहीं होता और आप इम्पोर्टेंट तो है ही नहीं, कोई आपकी बात ही नहीं सुनता है। तो अगर ऐसे ख्याल आपके भी मन में आते रहते हैं तो चिंता मत कीजिए, इस जर्नी में आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये समरी आपको समझाएगी कि अपना इकिगाई कैसे ढूंढना है। ये एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है हमारे होने का कारण। ये दो शब्दों में बांटा जा सकता है। इकी मतलब लाइफ और गाई यानी मीनिंग, जो लाइफ में अपने पर्पस को खोजने के बारे में है। ये लोगो थेरेपी की फिलॉसफी से जुड़ा है जो कि एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल है जिसे विक्टर फ्रैंकल ने बनाया था और जिसका मतलब होता है अपनी लाइफ का पर्पस। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना इकिगाई ढूंढ पाएंगे और खुश रहेंगे। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, इकिगाई, द आर्ट ऑफ स्टेइंग यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। आइए इसे समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका इकिगाई क्या है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप किस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हो सकता है कि आप पूछ रहे हो कि आपकी इकिगाई कहाँ है और आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसे ढूंढने के लिए पेशेंस की, धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत ही कीमती खजाना है। इसके लिए आपको खुद को थोड़ा और ज्यादा जानने की जरूरत है। हाँ, संसार को जानने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के बारे में जानने की जरूरत है। तो अगर आपने इसे खोज लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, क्योंकि कई लोग तो इसे ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उन्हें अब तक नहीं मिली। इकिगाई आपके पैशन यानी कि आपके धैर्य, इस दुनिया में आपके मिशन, आपके काम और प्रोफेशन का सेंटर है। ये इन चार चीजों से बना है। आपको किस चीज से प्यार है यानी कि आपका पैशन, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है यानी कि आपका मिशन, आप किस चीज में बेस्ट है यानी कि आपका काम, और आपको आपके काम के लिए क्या मिल सकता है यानी कि आपका प्रोफेशन। तो आपका पैशन आपके मिशन के बिल्कुल साथ साथ चलना चाहिए। आप वही करें जो आपको पसंद है, लेकिन उसका एक पर्पस भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको बुक लिखना पसंद है तो ये आपका पैशन है और आपको लगता है कि बस एक यही चीज है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आप लिखना शुरू करते हैं क्योंकि आपका मिशन है लोगों को अपने शब्दों से इंस्पायर करना। आपको अपनी बुद्धि और एबिलिटी के लिए पैसे भी मिलते हैं और ये आपका प्रोफेशन बन जाता है। अब आपके हर शब्द की एक कीमत है। तो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि एक तीर से दो शिकार। आपको जो करना सबसे ज्यादा पसंद है उसके लिए आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं और इस वजह से आप जल्दी रिटायर नहीं होते। जिस चीज से आपको प्यार है उसे करते रहिए और यही एक रीजन है जो आपको यंग बनाए रखता है। लेकिन याद रखिएगा कि आप काम करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको उस काम के लिए पैसे मिलते हैं, बल्कि उससे मिलने वाली खुशी, सेटिस्फैक्शन और उसका दूसरों की जिंदगी पर जो पॉजिटिव असर होता है वो भी इसमें शामिल होता है। आइए अब आगे बात करते हैं दूसरे चैप्टर की, जो है एंटी एजिंग सीक्रेट्स। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है जो हमें ये जानने में मदद करती है कि उम्र को आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो जाएं,
लेकिन ये हमारे स्ट्रेस को तो कम करती ही है और ये हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल भी बना देती है। टेक्नोलॉजी ने जो हमें आराम दिया है उसके कारण हमें मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज करने की जरूरत है और इन दोनों को साथ में किया जाना चाहिए। जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। हमें चीजों को पॉजिटिव रूप से देखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। इससे हमें अपने इमोशंस को ठीक से हैंडल करने में मदद मिलती है। आप अपने आसपास की चीजों के प्रति नेगेटिव फीलिंग से खुद को बचाकर रख पाएंगे। कॉलिंस हेमिंगवे और शोलोम के अनुसार लोगों से बातचीत करके नई जानकारी और ज्यादा नॉलेज हासिल करने से और ऐसा काम करने से जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपको डिप्रेस होने से बचाता है। यहाँ तक कि 20 की उम्र में भी ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स की एज बढ़ने लग जाती है। इसलिए अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और अपनी जानने की इच्छा को कभी भी खत्म ना होने दे और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा को जगाए रखे। स्ट्रेस जो होता है यानी कि तनाव, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स तनाव की वजह से होती है। ये हमारी सेल्स के स्ट्रक्चर और हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। साइकोलॉजी प्रोफेसर हॉवर्ड एस फ्राइडमैन के अनुसार थोड़ा स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा होता है। जो लोग स्ट्रेस का लेवल लो बनाए रखते हैं, कम बनाए रखते हैं, वो उन लोगों के कंपैरिजन में जो रिलैक्स्ड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और जल्दी रिटायर होने वाले लोगों से काफी ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना करने से मस्कुलर और रेस्पिरेटरी फिटनेस कम हो जाती है। हालांकि तनाव जो है, स्ट्रेस जो है, वो कुछ हद तक फायदेमंद है क्योंकि ये हमें किसी भी प्रॉब्लम से उभरने के लिए, उससे बाहर आने के लिए चैलेंज करता है। लेकिन हमें किसी भी प्रॉब्लम की तरफ अपने रिएक्शन को ठीक से हैंडल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। हमें दुनिया के इस शोर से खुद को घबराया हुआ, कंफ्यूज्ड, चिंतित और आसानी से स्ट्रेस का शिकार होने वाला इंसान बनने से बचना होगा। याद रखिए, आपके सामने जो भी सिचुएशन है उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड होता है, स्ट्रेस उस वजह से आता है। जो लोग चीजों को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं वो अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और बॉडी स्कैन करना चाहिए। तो इन्हीं सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को याद रखने के साथ तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3rd चैप्टर की, फ्रॉम लोगोथेरेपी इनटू इकिगाई। लोगोथेरेपी या अपनी लाइफ का पर्पस सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस से थोड़ी अलग है। विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी पेशेंट को लाइफ में उनका पर्पस या मीनिंग खोजने के लिए मोटिवेट करती है। कभी कभी हम अपने आप को लाइफ में जैसा देखना चाहते थे उससे अलग देख करके निराश हो जाते हैं। हम खुद क्या चाहते हैं इसके बजाय अक्सर वो चुनते हैं जो सोसाइटी हमसे चाहती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आखिर क्या बनना चाहते हैं और फिर उसे पाने के लिए हमें लड़ना होगा और डट कर के खड़े रहना होगा। हमें अपने पर्पस को ढूंढने के लिए जीना चाहिए ताकि हम कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील कर सके। खुश रहना आपकी चॉइस है। जिसे हिटलर के द्वारा किए गए हमलों के दौरान विक्टर ने अपनी फैमिली के कुछ मेंबर्स को खो दिया था। ये उनकी न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री में अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के 1 साल बाद हुआ था। उनकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पिता की डेथ भूख की वजह से हुई थी और उनकी माँ और भाई को मार दिया गया था। ऑशविट्स में उनकी लाइफ के दौरान उनके द्वारा लिखी हुई किताबें और कागजों को जब्त करके नष्ट कर दिया गया था। लेकिन अपनी वाइफ और फैमिली से फिर मिलने की इच्छा के कारण उन्होंने उम्मीद के दामन को पकड़े रखा। यहाँ तक कि टाइफाइड बुखार भी उन्हें दोबारा उन बुक्स को लिखने से नहीं रोक पाया। विक्टर के पास जीने का अब बस यही एक कारण बचा था। यही कारण था कि वो कंसंट्रेशन कैंप जैसे नर्क में भी सरवाइव करने में सक्सेसफुल रहे। विक्टर ने इसे हमेशा एक अलग नजरिए से देखा। वो सिर्फ यूं ही जीना नहीं चाहते थे बल्कि उनके पास जीने का एक मकसद भी था। एक बार एक नॉर्थ अमेरिकन पॉलिटिशियन थे जो अपनी जॉब से नफरत करते थे। वो अपने देश की इंटरनेशनल पॉलिसी से एकदम अग्री नहीं थे। इसके बावजूद उन्हें उसे लागू करना पड़ा। उनके साइकोथेरेपिस्ट ने कहा कि उन्हें अपने पिता के साथ झगड़ा भुलाकर सुलह कर लेनी चाहिए क्योंकि उनकी ये फ्रस्ट्रेशन उनके बिगड़े हुए रिलेशन की वजह से थी। लेकिन विक्टर ने उन्हें इस प्रॉब्लम का एक अलग ही कारण बताया। विक्टर ने उन्हें समझाया कि उनकी निराशा इस कारण से थी कि वो अपनी जॉब से प्यार नहीं करते थे। उन्हें एक ऐसा करियर चुनना चाहिए जो उनका पैशन भी हो और उनका पर्पस भी। और आखिर में यही सच निकला। सालों बाद उस पॉलिटिशियन ने
विक्टर को बताया कि उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर अपनी पसंद का करियर चुन लिया था और उसमें वो बहुत खुश और सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। तो इस तरीके से हम सबका एक यूनिक रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें बस इसके लिए लड़ने की हिम्मत करने की जरूरत है। तो अपने माइंड को उस पर फोकस करके अपने सपने को रियलिटी बनाइए। जैसे कि एक बार एक औरत थी जिसने अपने 11 साल के बेटे को खो दिया था। अब वो हमेशा खुद की जान लेने के बारे में सोचने लगी थी। उसका एक और बेटा था जिसे जन्म से पैरालिसिस था। तो इस सिचुएशन में उसने अपनी हर उम्मीद खो दी थी और कई बार अपने बेटे और खुद को खत्म करने की कोशिश भी की। उसने सोचा कि ऐसा करना आसान होगा और उनके लिए यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन उसके बेटे को ये विश्वास था कि उसकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पस जरूर था और अगर वो दोनों मर गए तो उसका पर्पस अधूरा रह जाएगा। विक्टर ने उस औरत को खुद को आखिरी समय में इमेजिन करने के लिए कहा और बोला कि सोचो तुम बहुत अमीर हो लेकिन बे औलाद हो, यानी कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। तब जाकर उस औरत को एहसास हुआ कि उसकी लाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही तो किया था। अब उसे अपनी लाइफ का मीनिंग मिल गया था, जो था कि सब कुछ सेक्रीफाइस करके भी अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना। और ये रियलाइज करने के बाद में वो खुद को अलग नजरिए से देखने लगी। उसे पहली बार सुकून महसूस हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि ये उसकी हार नहीं है। उसे अपनी लाइफ खत्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका एक और बेटा है जिसके लिए वो जी सकती है। कभी कभी हमें एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करने की या अपनाए जाने की जरूरत होती है। जैसे कि एक बार एक डॉक्टर थे, वो बहुत ही डिप्रेस्ड थे, परेशान थे। वो विक्टर से मिलने गए। वो अपनी वाइफ की डेथ के दुख से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो विक्टर ने उन्हें इमेजिन करने के लिए कहा कि क्या होता अगर वो पहले मर जाते तो क्या उन्हें लगता कि उनकी वाइफ ये सदमा झेल पाती। तब जाकर कहीं डॉक्टर को एहसास हुआ कि उनकी वाइफ किस दर्द से गुजर सकती थी। वो शायद खुद को संभाल नहीं पाती। तो इस तरीके से उन्होंने इस सच को स्वीकार करना सीख लिया, एक्सेप्ट करना सीख लिया। यूनिवर्स ने ऐसा इसीलिए होने दिया क्योंकि डॉक्टर जितना सोचता था वो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। इसीलिए कभी कभी हम उदास और नाखुश होते हैं क्योंकि हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं कि हम वहां से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम अगला कदम आगे रखना ही नहीं चाहते हैं। हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है और बड़ी तकलीफ होती है हमें। जैसे कि आगे हम मोरिटा थेरेपी की बात करते हैं। इसका मतलब होता है अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देना। मान लीजिए किसी ने आपका वॉलेट चुरा लिया। अब उस चोर के लिए बुरा सोचने की बजाय आप बगल की आइसक्रीम की दुकान पर अपनी पसंद की आइसक्रीम खाकर अपने गुस्से को और नाराजगी को छोड़ सकते हो, रिलीज कर सकते हो। हो सकता है कि उस चोर की वाकई में कोई मजबूरी हो। तो हमें थोड़ा और समझदार बनने की और ज्यादा समझने की जरूरत है। जैसे कि नाइकन थेरेपी ने हमें ये सिखाया कि आपकी प्रॉब्लम का कारण दूसरों की नहीं बल्कि आपकी और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि अगर आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिली तो अपने स्कूल को ब्लेम ना करें। हो सकता है कि आप में डिटर्मिनेशन की कमी हो या आप खुद अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो जिम्मेदारी लीजिए अपनी, अपने कामों की, अपनी चॉइस की और उसके रिजल्ट की भी। इसी के साथ आगे चौथा चैप्टर है फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल गीली और कच्ची मिट्टी की तरह जो किसी भी आकार में ढल जाती है या पानी की तरह जिसका कोई शेप नहीं होता। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरना नहीं चाहिए। बेस्ट बनने के लिए और अपना फ्लो खोजने के लिए हमें नई चीजों को ट्राई करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर फ्लो का मतलब है पैशन। शॉर्ट में इसका मतलब होता है अपने काम को अपना ही एक हिस्सा मानना। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उस पर फोकस करने के लिए मजबूर कर दे, इस तरह जैसे कि कुछ और मायने रखता ही ना हो। तो अपना फ्लो अचीव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उसे कैसे करना है, आप उसे कितने अच्छी तरीके से कर सकते हैं और वो आपको किस ओर ले जा रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी ना चुने जिसे करना बहुत मुश्किल हो, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगी। और वो इतनी आसान भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। अपनी एक्टिविटी पर इस कदर ध्यान लगाए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और उसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम हो जाए।
ये आपके थॉट्स और लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बना देगा। याद रखिए कि मल्टीटास्किंग करना हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये आपको ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाता है। सिर्फ एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना आपका समय बचाता है और आप सिर्फ उस काम पर फोकस करना सीख जाते हैं। जैसे कि तकुमिस एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है कारीगर। ये लोग किसी एक ही फील्ड में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। उनकी कारीगरी इतनी कमाल की होती है कि उसकी बराबरी करना मुश्किल है, और इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो हमेशा अपने इकिगाई के साथ फ्लो करने का इम्पोर्टेंस समझते हैं। वो अपने औजारों के साथ ऐसे काम करते हैं जैसे वो उनका दोस्त हो। टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जो बड़े रूप में कारीगरों को काम पर रखता है और उन्हें कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की तरह ट्रीट किया जाता है। जापानी रिटायर होने के बाद भी अपने पैशन को फॉलो करते रहते हैं। वो घर की चार दीवारी में बंद होकर के नहीं रहना चाहते। वो खुद को हमेशा बिजी रखने में विश्वास करते हैं, और तो और वो बिल्कुल आलसी नहीं होते। उन पर हर काम को डिटेल में करने की धुन सवार रहती है। इसलिए ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि स्टीव जॉब्स को जापान बेहद पसंद था। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो सोनी कंपनी के मालिक एकियो मोरिटो के दोस्त थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने एप्पल को बनाने में सोनी के कई सारे मेथड्स का यूज भी किया था। माइकल जैक्सन के अलावा स्टीव जॉब्स एकियो के दूसरे फेवरेट अमेरिकन थे। वो एक दूसरे को इस हद तक पसंद करते थे कि वो बिजनेस पार्टनर बन गए और अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर किया करते थे। स्टीव जॉब्स के दूसरे पसंदीदा जापानी थे युकियो शकुनगा, जो कि खास टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, एचू सेतोयाकी। ये एक तरह का पोर्सिलिन होता है, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन, जो विशेष रूप से शकुनगा द्वारा बनाया जाता था। स्टीव उनकी कलाकारी के फैन हो गए थे और अक्सर उनसे चाय का कप खरीदा करते थे, ये देखने के लिए कि ये शानदार और बेहतरीन पोर्सिलिन आता कहाँ से है। उन्होंने टोयामा का दौर करने का मन बनाया था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। उनकी डेथ के बाद शकुनगा ने उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। उसने 150 चाय के कप बनाए और उसे बनाने में उसने कोकुयो यानी कि काला शीशे का इस्तेमाल किया और उनमें से बेस्ट 12 को चुनकर के स्टीव की फैमिली को भेज दिया। इतना ही नहीं, जापानी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा एडवांस्ड देश के रूप में माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहाँ के ज्यादातर लोग अपने काम को हाथों से करना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये काम सिंपल होते थे, लेकिन इनमें बहुत डिटेल और कारीगरी की जरूरत पड़ती थी। जैसे कि एक बार एक कारीगर था जिसे टोमैगो यानी पतले ऑमलेट बनाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया क्योंकि खाना बनाना उसका इकिगाई था। वो किचन में अंडे बनाते बनाते बोर ही नहीं होता था, क्योंकि वो काम उसे बहुत सेटिस्फैक्शन देता था। ये काम उसका फ्लो था जिसे उसने बर्तनों की मदद से हासिल किया था। हालांकि जापानी नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मशीन इंसान का दुश्मन ना बन जाए। इसके बजाय उनका मानना है कि इंसान और मशीन को साथ मिलकर के एक टीम की तरह काम करना चाहिए। जैसे घिबली एनिमेशन स्टूडियो के डायरेक्टर हयाओ मियासाकी वो नाम है जिन्होंने एनिमेशन के द्वारा एक जंगल में जान डाल दी, पेड़ों को फीलिंग्स दे दी और पक्षियों को एक रोबोट दोस्त दे दिया। हालांकि कंप्यूटर ने ये सब कुछ बहुत आसान कर दिया था, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उनकी टीम सब कुछ अपने हाथों से ड्रॉ करे। ऐसा इसीलिए ताकि एनिमेटर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करके अपने हाथ से ड्रॉ करके अपना फ्लो अचीव कर सके। घिबली स्टूडियो में लगभग सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रेडिशनल टेक्निक को यूज किया जाता था। मियासाकी हर संडे अपना फ्लो और इकिगाई को एंजॉय करने में बिताते थे। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने ड्राइंग करना बंद नहीं किया। अपने पैशन को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। इकिगाई कैसे काम करता है शायद हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हमें अपना इकिगाई नहीं मिल जाता। लेकिन अपने पर्पस को खोजना और जिस चीज से हमें प्यार है उसे मरते दम तक करते रहना बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोचिएगा इस बारे में और कोशिश कीजिए अपने इकिगाई को ढूंढने की। चलिए, इसमें और आपकी मदद करेगा अगला यानी कि 5वां चैप्टर, मास्टर्स ऑफ लॉन्जिविटी। आइए इसे समझते हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग जापान में रहते हैं। इसे ब्लू जोन कहा जाता है। इन लोगों ने हमें लंबा जीवन जीने के लिए और इंस्पायर करने के लिए कुछ अनमोल बातें भी बताई है। तो इस लिस्ट में पहली है 1898 में जन्मी यानी कि 1898 में जन्मी एक कपड़े के बिजनेसमैन की बेटी जिसका नाम मिसाओ ओकावा था।
वो उस युग में रही जब हिस्ट्री की कई इम्पोर्टेंट घटनाएं घटी। मिसाओ कहती थी खाओ और सो जाओ और आप एक लंबे समय तक जी सकेंगे। उनकी डेथ 117 साल की उम्र में हुई। और इसी लिस्ट में अगला नाम है इक्वेडर की मारिया कैपोविला, जिनका जन्म 1889 यानी कि 1889 में हुआ था और 2006 में निमोनिया की वजह से उनकी डेथ हुई। वो लुई अलाकरन को पसंद करती थी और उनके गाने मारिया पर डांस करना उन्हें बहुत पसंद था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मीट नहीं खाया था। अगला नाम है जीन कैलमेंट का। वो 1875 यानी कि 1875 में फ्रांस में पैदा हुई थी और उनकी डेथ 1997 में यानी कि 1997 में 122 साल की उम्र में हुई। जीन का नाम हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जीने वाले इंसान के नाम से रिकॉर्ड किया गया। शायद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इसका सीक्रेट हो सकता है, जिसके कारण उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और हर छोटी छोटी चीज में खुशी को महसूस किया। और अब इस लिस्ट में अगला नाम है वॉल्टर ब्रुएनिंग का, जिनका जन्म 1896 यानी कि 1896 में मिनेसोटा में हुआ था। वो कहते थे अगर आप अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखेंगे तो आप एक बहुत लंबा जीवन जिएंगे। उनकी डेथ 114 साल की उम्र में हुई। उन्हें मरने से डर नहीं लगता था क्योंकि उनके अनुसार मरना तो इंसान होने का एक अहम हिस्सा है जो एक ना एक दिन तो आना ही है। वो अमेरिका की हिस्ट्री में लंबे समय तक जीने वाले दूसरे इंसान थे। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है अलेक्जेंडर इमिज का। वो एक केमिस्ट, जूलॉजिस्ट, राइटर और पैरासाइकोलॉजिस्ट थे। उनकी डेथ 2014 में हुई और वो सोवियत पोलिश वॉर के लास्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। तो आगे अब हम जिन लोगों की बात करने जा रहे हैं उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें इंस्पायर जरूर करते हैं। पहले है कात्सुशिका होकुसाई, जो 18th और 19th सेंचुरी के बीच में रहने वाले जापानी आर्टिस्ट थे। वो एक पेंटर थे जिन पर माउंट फ्यूजी का जुनून सवार हो गया था। उनका मानना था कि पेंटिंग की हर लाइन लाइफ का प्रतीक होनी चाहिए। वो अपने काम को अपना हिस्सा मानते थे और पेंटिंग की हर लाइन में जान डाल देते थे। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके काम को दुनिया भर में जाना जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है ओसामू तेजुका, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जापानीज मंगा कहा जाता है। मंगा कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स हैं जो कि जापान में बनाए जाते हैं। मरते समय उनके आखिरी शब्द थे, प्लीज मुझे काम करने दो। इसमें छुपा मैसेज ये है कि जब आपको आपका इकिगाई और फ्लो मिल जाता है तब आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं, फिर भी उसे और इम्प्रूव करने का तरीका निकालिए। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए नई नई चीजों को डिस्कवर और डेवलप करते रहिए। एक्टिव बने रहिए और अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि वो पॉजिटिव थॉट से भरा हो ताकि वो अच्छा सोच सके। अपनी बॉडी को ऐसा बनाइए ताकि वो हेल्दी हो और अच्छा फील कर सके। तो इसी के साथ अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, लेसन्स फ्रॉम जापान सेंटिनेरियंस। आइए समझते हैं। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका ट्रेडिशन और कल्चर बहुत रिच है। उनके खाने से लेकर उनके रिलीजियस बिलीफ तक जापान में सब शिंतो धर्म को मानते हैं। ये धर्म बहुत सारे भगवान और आत्माओं में विश्वास रखने वाला धर्म है। शिंतो ये बताने पर फोकस नहीं करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके बजाय उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हर इंसान में इस रिचुअल के माध्यम से स्पिरिचुअल एनर्जी होनी चाहिए। उनका मानना है कि नेचर की भी अपनी आत्मा होती है। आप सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए ताकि आपके पास भी सिर्फ अच्छी चीजें आए। ये हमें नेचर से जुड़ना सिखाती है। ओकिनावा में इन रिवाजों के लिए लड़कियों की एक खास जगह है। कहा जाता है कि लड़कियां स्पिरिचुअली ज्यादा ऊपर होती है। ऐसा माना जाता है कि युता नाम की लड़कियां वो है जिन्हें खास चुना गया है और जो इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स के माध्यम से आत्माओं से बात कर सकती है। ओगीमी में ज्यादातर लोगों के अपने गार्डन हैं। ओगीमी विलेज ऑफ लॉन्जिविटी के नाम से फेमस है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वहाँ की एक बड़ी पॉपुलेशन 80 साल की उम्र से भी ऊपर है। इस उम्र में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो हमारी तरह सोफे पर पड़े पड़े टीवी नहीं देखते हैं। ओगीमी के लोगों की एक मान्यता थी मोई, जिसका मतलब है भाईचारा, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को सहारा देना।
ये लोग धूमधाम से त्योहार और उत्सव मनाने के शौकीन होते हैं। इन्हें नाचना गाना सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा पसंद है। ये काम की वजह से परेशान या निराश नहीं होते। ये काम को खुद पर हावी नहीं होने देते, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय करते हैं और उसे करने का उनमें बहुत जोश और उमंग होती है। उनका काम ही उनका पैशन है। वो मिलनसार होने में और अच्छे रिलेशन बनाने में विश्वास करते हैं। मोई के मेंबर्स ज्यादा चिंता नहीं करते और ना ही वो किसी काम को खत्म करने की जल्दबाजी में रहते हैं। वो खुद को स्ट्रेस से दूर रखते हैं, शायद इसीलिए वो एक लंबा और अच्छा जीवन जीते हैं। तो इसी लर्निंग के साथ आगे है चैप्टर नंबर 7, द इकिगाई डाइट। जापानी अपनी कुकिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनका बोल यानी कि उनकी जो कटोरी होती है इतनी छोटी क्यों होती है ना? इतने थोड़े से खाने से उनका मन कैसे भर जाता है? मन तो छोड़ो, इससे उनका पेट कैसे भर जाता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका गोल है अपने पेट को ज्यादा नहीं भरना। हारा हाचिबू या 80% रूल का यही कॉन्सेप्ट है। ओकिनावा के लोगों ने इसे अपनाया था और वो खाना खाने के बाद में मीठा नहीं खाते थे। वो अपनी बॉडी में कैलोरी की मात्रा को कम रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि एक लंबे जीवन जीने का यही एक सीक्रेट है। ओकिनावा के खेत नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जैसे टोफू, मिसो, ट्यूना, गाजर, प्याज, स्वीट पोटैटो, जैस्मिन टी से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमें यंग बनाए रखने में और बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसीलिए ओकिनावा के लोग अपनी उम्र से छोटे लगते थे और बीमारियों से बचे रहते थे। तो हेल्थ के इस सीक्रेट को जानने के बाद में आगे बात करते हैं 8वें चैप्टर की, जो है जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ। आइए समझते हैं कैसे। हम सभी जानते हैं कि लंबी उम्र का एक राज फिजिकल फिटनेस भी है। ये आपकी बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है। अगर आप जापान के हारा हाचिबू डाइट को फॉलो नहीं कर सकते तो आप रेडियो तासियो, योगा, ताइची या क्विक गोंग द्वारा अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। कई तरह की स्टडी ने साबित कर दिया है कि 30 मिनट तक बैठे रहने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 90% यानी कि 90% तक स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का वो प्रोसेस है जो पहले खाने को ब्रेक करता है और फिर उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जिसका ये मतलब हुआ कि अगर आपको हर रोज घंटों तक बैठकर के टीवी देखने की आदत है तो आपकी नसों में न जाने कितना कोलेस्ट्रॉल जमा होता जा रहा है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म वापस से नॉर्मल हो जाएगा। आप इसे ऑफिस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रेडियो तासियो कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। रेडियो तासियो का बेसिक आइडिया है अपने आर्म्स को सर के ऊपर की तरफ बढ़ाना। इसके लिए आपको किसी एक्सरसाइज इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बहुत ही आसानी से घर या ऑफिस में कर सकते हैं। 5 मिनट की इस एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़े होकर के अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने सिर के ऊपर तक ले जाना है। फिर उन्हें नीचे लाकर के रिपीट करना है। रिपीट करते समय हाथों को नीचे लाते वक्त आप उन्हें अपने चेस्ट पर फोल्ड भी कर सकते हैं या उन्हें फिर से उठाने से पहले क्रॉस की पोजीशन में ला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आप जानते हैं 9वें चैप्टर के बारे में, जो है रेजिलियंस एंड वाबी साबी। आइए समझते हैं कि ये क्या है। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस की। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरो 8 बार उठो। इसीलिए रेजिलियंस का मतलब होता है वापस खड़े होना। कभी कभी हमें लगने लगता है कि लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है, बेकार, और अब तो ऐसे जीना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस बारे में सोचिए कि आपके सारे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं। निराश होने के बजाय अपने गोल पर फोकस कीजिए, चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन अपने पैशन को अचीव करने में लगे रहिए। याद रखो कि ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक जीवन खत्म नहीं होता। इंसान ईगो साथ लेकर पैदा होता है। लाइफ में कभी कभी हमारी इच्छाएं बहुत छोटी, अनरीजनेबल और एवरेज होती है और हम मनमौजी होते हैं। अक्सर बिना सोचे समझे किसी भी चीज को पाने की इच्छा करने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि इससे खुशी बस कुछ ही समय के लिए मिलेगी। तो इस आदत के हम गुलाम बन जाते हैं। इस वजह से हम सेल्फिश हो जाते हैं और हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग भरने लगती है। आइए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप वो बैग खरीदना चाहते हैं जो आपके क्लासमेट ने पिछले हफ्ते खरीदा था। इसके लिए आप पार्ट टाइम काम करने के लिए एक ऐसी जॉब ज्वाइन करते हैं जो आपके लिए है ही नहीं। अब आपके दिमाग में तो बस वो बैग ही घूम रहा है।
आपको शायद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि आपके साथ काम करने वाले को उस जॉब की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसे अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। कुछ समझे? आप बैग को पाने के चक्कर में इतने लालची हो गए कि अपना शौक पूरा करने के लिए आपने उस चीज को छीन लिया जिसकी किसी और को जरूरत थी। हमने अपनी खुशी को किसी और की कीमत पर हासिल किया। हमें इमोशनली और मजबूत होने की जरूरत है। हमें नेगेटिव इमोशन से पीछा छुड़ाना होगा। यही बात हमें बौद्ध धर्म और स्टोइसिज्म सिखाती है। हमारा गोल डिसिप्लिन बनना है। इच्छा करना या किसी चीज की चाहत होना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे कंट्रोल करते हैं। ये बुरा तब होता है जब ये इच्छा आपको कंट्रोल करती है और आप उसके गुलाम बन जाते हैं। स्टोइसिज्म एक और चीज सिखाता है, जो है ये समझना कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग भर जाएगी। अपने माइंड को गुस्सा, जलन और नाराजगी जैसे इमोशन से दूर करने के लिए ट्रेन कीजिए। खुद को विनम्र और हम्बल बनाइए। अपने ईगो या अहंकार को खुद को खोखला ना करने दे। एक और अच्छी कहावत है, नथिंग लॉस्ट फॉरएवर, यानी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन ये सुनकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज को खुलकर के स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप किसी अपने को या किसी पसंदीदा चीज को खो भी देते हैं, तब आप खुद को दुख और तकलीफ से बचा पाएंगे। कई लोग चीजों से इमोशनली इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो उसे खोने से डरने लगते हैं। वो ऐसी चीजों को मन से जोड़ने लगते हैं जो एक ना एक दिन तो नष्ट होनी ही है। इसीलिए उन चीजों को खोने के बाद वो भी अंदर से टूट जाते हैं, मर जाते हैं, जीते जी। तो यहाँ पर वाबी साबी और इचिगो इची एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के इम्परफेक्शन को अप्रिशिएट करना सिखाता है। ये हमें हर चीज में खूबसूरती और उसे एक पॉजिटिव नजरिए से देखना सिखाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके स्कूल में किसी बच्चे को ऑटिज्म की तकलीफ है तो उसे बिल्कुल दूसरों की तरह ट्रीट करें, क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम उन्हें ठीक से समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए उन्हें एक नेगेटिव नजरिए से देखते हैं और हमें इस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है जो कमजोर नहीं है और आसानी से टूट नहीं सकता। नेचुरल कैलेमिनिटी जैसे अर्थक्वेक, तूफान, सुनामी की वजह से लोग उम्मीद खो देते हैं, लेकिन जब वो इससे बच जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वो इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकले हैं। तो एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब है लाइफ को लगातार जीते रहना, फिर चाहे दोबारा से शुरुआत करना कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। एग्जाम्पल के लिए, एक बॉक्सर जिसकी बॉडी पर बहुत से चोट के निशान हैं, उससे सब घबराते हैं, लेकिन वो निशान न जाने कितने मुक्कों की चोट की वजह से लगी है। सक्सेसफुल होने से पहले उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त किया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बार बार गिरा लेकिन फिर से उठ खड़ा हुआ। और इन्हीं सारी कहानियों और कॉन्सेप्ट के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो आपने समरी के द्वारा लाइफ में मीनिंग के होने का मतलब समझा। ये समरी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जी रहे हैं वो आपने खुद चुनी है, खुद ने चूज की है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है। हमारी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व करना है। लाइफ तो खुलकर जीने के लिए है। हम सब अपनी लाइफ की इकिगाई को खोजने में लगे हुए हैं। जिस पल आप हार मान करके अपने पैशन को छोड़ देते हैं वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे अपने बॉडी के किसी पार्ट को खुद से अलग कर देना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने इकिगाई को खोजने में कितना टाइम लगाते हैं, बस उस जर्नी को एंजॉय करें। जब आप इस खोज के रास्ते में होंगे तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं और अच्छे लोगों को अपने साथ रखें। सिर्फ पॉजिटिव लोग ही आपको ग्रो करने में और अपने फ्लो से डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने में आपकी मदद करेंगे। हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें और पॉजिटिव बने रहे। बीच बीच में खुद को ब्रेक भी दीजिए और याद रखिए कि आपका गोल अपना इकिगाई ढूंढना है। अगर आप पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, खुद को इसकी सजा ना दे। थोड़ा रिलैक्स करना सीखिए, खुद से ज्यादा प्यार कीजिए और खुद को अच्छे से ट्रीट कीजिए। खुद से कहिए कि मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। हम सबकी इकिगाई अलग होती है, लेकिन एक बात जो कॉमन है वो ये है कि ये हम सबके अंदर गहराई में छुपी होती है और इसे पेशेंस के साथ खोजने की जरूरत है। हर इंसान में पैशन और यूनिक टैलेंट है जो उसकी लाइफ को मीनिंग देता है। विक्टर फ्रैंकल का मानना है कि अपना इकिगाई डिस्कवर करना हमारा मिशन है।
आपकी जर्नी में आपको जो जो मिला, जो लोग मिले, उन सब के लिए ग्रेटफुल होना सीखिए। ये सोच रखिए कि ये सब किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इकिगाई, आपका प्यार और पैशन के हर मोमेंट को एक खजाना समझकर उसे संजोकर रखेंगे और उसके साथ हर पल एंजॉय करेंगे। कुछ भी हो जाए, हार मत मानिए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी आपको ये समरी, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी और आपने डिसाइड किया है कि रूबी आज से ना ये तो पक्के से फॉलो करना है। चलिए सारी बातें शेयर कीजिए और साथ ही साथ आगे किस समरी के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और अपना ढेर सारा प्यार, प्यारे प्यारे कमेंट्स, अगर आपको तारीफ करनी है बिल्कुल लिख सकते हैं, वो आप लिखते भी हैं, बहुत अच्छा लगता है, यू नो। तो उन सभी के लिए थैंक यू सो मच। और मोटिवेशन मिलता है समरीज बनाने का और कुछ और अच्छा करने का, आपकी हेल्प करने का, आपके लिए काम आने का, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से। तो गूगल प्ले रिव्यूज में यूं ही अपना प्यार देते रहिए और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। मुलाकात होगी अगली समरी में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए अपनी इकिगाई को ढूंढते रहिए, जैसे ही मिल जाए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद।